Hello students, how are you? Welcome to online social study classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, we are going to study the 6th chapter of class 10th from Geography. The name of the chapter is Manufacturing Industry. And student, this is the first part of this chapter. So लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अक्सर किसी त्यौहार पर या किसी भी समय पर हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स सोल्ड हो रहे हैं। वहाँ पर यूटेंसिल्स होते हैं, एडिबल आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं और सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं। तो ये जितने भी आइटम्स हैं वो किसी न किसी इंडस्ट्री में बनते हैं। कभी कभी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी इंडस्ट्री में मशीन्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे यूटेंसिल्स की बात करें, जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जो कि किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। अक्सर कुछ लोग उनको अपने घरों में ही, एक तरह से उसको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में या अपने घरों में ही उनको प्रिपेयर कर लिया जाता है। जैसे हम बात करें कि दीपावली का त्यौहार होता है तो उस समय दिए बनते हैं। तो जो दिए होते हैं वो जो पॉटर होते हैं उनके द्वारा अपने घरों पर ही उनको प्रिपेयर किया जाता है। या कहें कि आज के समय आपने देखा होगा बहुत सी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर पेपर बैग बनाने का काम, या फिर जो टॉयलेट साफ़ करने के जो ब्रश होते हैं उनको बनाने का काम, और जो हम घरों में मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जो धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उन धूप बत्तीज़ या फिर ऐसे और भी बहुत से काम हैं जिन्हें लोग सिर्फ अपने घर पर ही रह कर के कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो देखिए पढ़ते हैं क्या मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ मीन्स लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी उनको प्रोसेस करने के बाद किसी रॉ मटेरियल से। ये जो रॉ मटेरियल है वो स्पेशली हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर है, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एग्रीकल्चर नाम से ही चैप्टर था, तो वह हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है स्पेशली वहाँ से हमें लगभग सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हमको कहाँ से मिलता है? जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है, यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहीं से हमको सारा रॉ मटेरियल मिलता है। तो जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या किया जाता है? हम पहले उस रॉ मटेरियल को बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उन फैक्ट्रीज़ में, तो उनके द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है और उनको बदल दिया जाता है। और किस में बदल दिया जाता है? मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो समझ में आ गया ना मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होने वाले जो रॉ मटेरियल हैं उनको प्रोसेस करके लार्ज क्वांटिटीज़ में बहुत सारी गुड्स बनाई जाती हैं, और वो भी कैसी? मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी कि उनसे भी जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, मटेरियल है, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कि कीमती प्रोडक्ट में उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसा करने की ही जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे शुगर फ्रॉम शुगर केन। अगर हम बात करें शुगर केन इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर शुगर निकाली जाती है किसकी हेल्प से? शुगर केन से। जो गन्ना होता है उससे शुगर ऑब्टेन की जाती है, गन्ने को शुगर में चेंज किया जाता है। क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, और कॉटन से क्लॉथ बनाया जाता है।
पेपर फ्रॉम वुड, और लकड़ी से, वुड से पेपर बनाया जाता है। आयरन फ्रॉम आयरन ओर, और आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या आवश्यकता है ना, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे कंट्री के लिए या हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है ना, क्या आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग की। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको मेज़र करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कह सकते हैं कि अगर किसी देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है अगर वो बहुत डेवलप है तो डेफिनेटली वी कैन से कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। वो हमारे देश की या हमारी अर्थव्यवस्था की क्या होती है, ये एक बैकबोन होती है, यानी एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत है तो हमारी पूरी बॉडी बहुत ही मजबूत होगी, बहुत ही वर्क एक्टिव होगी, किसी भी काम को करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत अच्छा वर्क हम कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, हमारी ही नहीं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का काम करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा डेवलप है, बहुत अच्छे से डेवलप है, तो वो उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को खुद ही बढ़ा देगी, बहुत उसको अच्छा कर देगी। दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स जनरली हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं हर चीज़ के लिए, पर जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोगों की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, यानी बहुत सी उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो और वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं वो उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिल जाती हैं। सेकेंड, प्रोवाइडिंग जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं। एक बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग जॉब करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी इसकी वजह से नहीं क्रिएट होती और या फिर कहीं के ख़त्म हो जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उनका एक्सपोर्ट भी होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कभी कभी हम कह सकते हैं विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है उसका, तो हमारे देश की जो चीज़ है बनी हुई वो विदेशों में पहुंचती है। तो इससे क्या होता है कि देश की बनी हुई वस्तु का वर्ल्ड में भी अगर वो अच्छी है तो उसकी डिमांड हो जाती है, वर्ल्ड में नाम भी होता है उसका। और ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या आता है, देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, मतलब जो विदेशी जो फॉरेन करेंसी है वो भी हमारे देश में आती है। जब हमारे यहाँ से कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर वो एक्सपोर्ट होता है किसी अदर कंट्री को, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, उस देश की करेंसी वापस मिलती है। तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे यहाँ आता है। इरेडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कि इससे पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों ही इरेडिकेट्स हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करती है। जॉब प्रोवाइड करने से लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और पॉवर्टी कम हो जाती है। और जब जॉब मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous। ऐसे जितने भी देश हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं, उनका रूपांतरण करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में। किस तरह की, वाइड वेराइटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स और ऑफ हायर वैल्यू, यानी हायर वैल्यू वाले, ऊंची कीमत वाली जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनकी फर्निश्ड गुड में, बहुत ही कह सकते हैं फाइनल जो गुड्स होती हैं, अच्छी जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनमें जो परिवर्तन करते हैं यानी उनको वो ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे देश कैसे होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, धनी होते हैं और संपन्न होते हैं।
तो देखिए अब पढ़ते हैं हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब अब हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्री हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए। तो हम पढ़ते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसको लोकेट कहाँ किया जाए। तो इसके लिए देखिए हम स्पेशली दो हमारे पास फैक्टर होते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, एंड वन इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड सेकंड इज़ नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं, तो उसमें जैसे पढ़ते हैं हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि हम इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर सेटअप करेंगे। हम इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे। अगर कहीं पर भी जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी चीप मात्रा में, बहुत ही चीप और एबंडेंट मात्रा में, यानी सस्ते और अधिक से अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब पानी, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए पानी एक बड़ी आवश्यकता है और लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ डिफरेंट स्टेजेस पर किसी न किसी रूप में होता है। बिना वाटर के कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वाटर अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पर, कोई रिवर हो और वो भी कैसा वाटर हो जो पीने के योग्य हो, इस तरह का पानी। मतलब सॉल्टी वाटर नहीं हम कह सकते, क्योंकि अगर समुद्र के पास हम इंडस्ट्री लगाएं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और साथ ही साथ गुड क्लाइमेट भी चाहिए, जैसे जो भी इंडस्ट्री हो उसके अकॉर्डिंग जो भी फेवरेबल क्लाइमेट की ज़रूरत हो वो हमें क्लाइमेट भी होना ज़रूरी है। तो देखिए अब पढ़ते हैं नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो कुछ ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर थे, ये हमें ज्योग्राफी के द्वारा यानी नेचर के द्वारा खुद ही अवेलेबल होते हैं। लेकिन कुछ नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जो कि नेचर से नहीं बल्कि किसी पर्सन से या हमारी गवर्नमेंट से अवेलेबल होते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यह हम जानते हैं कि आज के समय कोई भी इंडस्ट्री हो वो उसमें जितनी भी मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो जिस एरिया में भी इंडस्ट्री हमें लोकेट करनी है तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग चीप एंड स्किल्ड लेबर। दूसरा, जहाँ भी हमें इंडस्ट्री लोकेट करनी है वहाँ पर लेबर हमको चीप और स्किल मिले, यानी कि जहाँ पर सस्ती और स्किल्ड का मतलब कुशल, जिसको बहुत अच्छे से जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अच्छी जानकारी हो, कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके बारे में। जैसे हम कहें कि चाइना होता है, चाइना में बहुत सारी जो लोग हैं बहुत ही चीप अवेलेबल हो जाती है जो लेबर है, और वहाँ पर स्किल भी काफ़ी है। लेकिन हमारे देश में भी धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा है। अवेलेबिलिटी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है तो इसलिए चीप लेबर भी मिल जाती है, और धीरे धीरे अब स्किल्ड भी हमारे यहाँ होते जा रहे हैं लोग। तो ये एक बड़ी आवश्यकता है चीप और स्किल्ड लेबर की। सेकंड है आपकी नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप होने के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं है तो इंडस्ट्री पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकती। किसी भी इंडस्ट्री में बने हुए आइटम को, प्रोडक्ट को हमें वन प्लेस से अदर प्लेस तक सेंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे जो काम हैं वो कम्युनिकेशन जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं के द्वारा पॉसिबल हो पाते हैं, और बहुत ही क्विक तरीके से जल्दी से हो पाते हैं। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जल्दी ना हो तो जो एक्सेसिबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना वो नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हों, तो इंडस्ट्री वहाँ पर लोकेट की जानी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है देखिए मार्केट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री में जो भी आइटम हमने प्रोड्यूस किया है तो ज़रूरत पड़ती है उसको मार्केट में सेल करने की। तो इसलिए इंडस्ट्री को उस जगह पर लोकेट करना चाहिए जहाँ से मार्केट बहुत ही पास में हो उसके, जिससे कि प्रोडक्ट को आसानी से सेल किया जा सके। या फिर जो हम विदेशों में बेचते हैं तो इंडस्ट्री किसी पोर्ट या हार्बर के पास में होनी चाहिए, बंदरगाह, जहाँ से माल को आसानी से पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल की आवश्यकता है। कहीं पर भी अगर हम इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हैं तो बिना कैपिटल के, बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, लेबर खरीदनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, मतलब जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे ज़रूरी है वो क्या है, कैपिटल, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैपिटल यानी कैपिटल को हिंदी में पूंजी भी कहते हैं, धन भी कह सकते हैं, तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट, सूटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एक और दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है सूटेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हों जो कि उस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हों। मतलब जैसे ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, बहुत सी चीज़ हैं, कुछ जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, तो वो इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। जैसे बैंक फैसिलिटीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लोकेट करें वहाँ आसपास हों, है ना। और जो गवर्नमेंट, जैसे रेलवे है, रेलवे से हमें कभी कभी प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर भेजना होता है, तो रेलवे के जो भी स्टेशंस हैं या अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर हो, जिससे कि बेनिफिट मिल सके प्रोडक्शन को या माल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि इस टॉपिक से आपको लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए। अब आगे देखिए हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं और किस आधार पर होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। इसके कई टाइप हैं। हम रॉ मटेरियल के बेस पर, मेन रोल के बेस पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर और ओनरशिप के बेसिस पर, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड के बेसिस पर। तो देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल हमको कहाँ से प्राप्त होता है। हर इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल ज़रूर होता है। तो वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। दूसरा मेन रोल के आधार पर कि किस इंडस्ट्री का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री, यानी आधारभूत या फिर कह सकते हैं की माने जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री हैं उसमें। सेकंड, कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब इसको उपभोक्ता इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कि इसमें केवल जो वस्तुएं या जो भी प्रोडक्शन होता है वो केवल कंज्यूमर पर्पज़ के लिए ही होता है। तीसरा हम डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पे कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो इनमें हम एक कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब स्मॉल का मतलब छोटे स्तर की और लार्ज स्केल का मतलब बड़े स्तर की। अब देखते हैं ओनरशिप के बेसिस पर। तो ओनरशिप के बेसिस पर हम चार तरह की इंडस्ट्री रखते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ ओनरशिप का मतलब क्या है कि कौन, किस इंडस्ट्री को कौन ओन करता है, उसका मालिक कौन है, तो उसके हिसाब से है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो भी रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है और जो फिनिश्ड गुड्स हैं। फिनिश्ड गुड्स का मैंने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फिनिश्ड गुड्स क्या होती हैं, जिनको हम अंतिम उत्पाद कहते हैं, यानी जो उपभोक्ता के पास में पहुंचते हैं, जो चीज़ें बन जाती हैं इंडस्ट्री में, उनको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, उनके बल्क माने कितनी वो भारी हैं, उनका जो वेट है कितना वो हल्की हैं, कितनी भारी हैं, उस हिसाब से भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। और उसमें दो टाइप की इंडस्ट्री होती है हमारी। एक को हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्री और दूसरी जो इंडस्ट्री है उसको हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्री। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, वो आप अच्छे से समझें। अब इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि हर टाइप की जो इंडस्ट्री हमने पढ़ी वो कैसे होती है, उसके बारे में डिटेल में अब पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो क्या है। तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया था दो टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी मिनरल बेस्ड। तो देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर यूज़ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, यानी जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल होते हैं, जो एग्रीकल्चर से बने हुए रॉ मटेरियल होते हैं, उनको
यूज किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्री कैसी हैं? इनमें इनकी जो भी इंडस्ट्री हैं, इनमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सारा का सारा हमको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद रखें। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि जैसे कॉटन इंडस्ट्री है वो किस बेसिस पर है, ये कौन सी है? तो हम कहेंगे एग्रो बेस्ड। अब देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो यूज़ मिनरल्स एज रॉ मटेरियल। यहाँ पर क्या होता है? मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है और मशीन टूल्स हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अब हम पढ़ते हैं कि मेन रोल के अकॉर्डिंग। तो मेन रोल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था बेसिक और की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री, यानी जो कि बहुत ही बेसिक हैं, आधारभूत हैं। की इंडस्ट्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये कौन सी हैं? जो सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ये क्या करती हैं? जो दूसरी मैन्युफैक्चर होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्या करती हैं? ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करते हैं और साथ ही साथ बहुत सा रॉ मटेरियल भी ये सप्लाई करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बेसिक और की इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे हम कहें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बहुत ही बेसिक की इंडस्ट्री है कि इसको हम एक फंडामेंटल यानी आधारभूत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है। जितनी भी दूसरी इंडस्ट्री है उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। जो मशीन्स होती हैं वो आयरन से ही बनती हैं, तो आयरन की तो वहाँ ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसलिए ये एक बेसिक या की इंडस्ट्री कहलाएगी। ऐसे ही कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो ऐसी इंडस्ट्री जिनमें कॉपर और एल्यूमिनियम को स्मेल्ट किया जाता है तो वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाएगी। तो दूसरा हमने पढ़ा कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बेसिक में क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए काम में आता है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है केवल कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ बाय कंज्यूमर। मतलब जो ऐसे प्रोडक्शन वहाँ पर होता है जिसका यूज़ डायरेक्ट कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी हम लोग कंज्यूमर हैं, हमको हिंदी में उपभोक्ता भी कहते हैं, तो हमारे द्वारा उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कहें शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एट्सेट्रा। तो शुगर इंडस्ट्री से शुगर बनती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट से टूथपेस्ट बनता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ऐसी पेपर, फैंस, ये सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ से बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री इनसे नहीं करते, इनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब देखिए पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि दो टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 1 करोड़ दैन इट इज़ नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री को ओपन किया या लोकेट किया, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आया, टोटल इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री का 1 करोड़ से कम है, तो 1 करोड़ से कम, और वैसे ये 1 करोड़ यहाँ पे दिया, ये समय समय पर रिवाइज्ड होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो 1 करोड़ से अगर कम इस इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री में है तो हम उसको कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दैन इट इज़ नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे रन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल, और ये जो इंडस्ट्री होती है वो स्पेशली कम संख्या में लोगों के द्वारा रन की जाती हैं, इसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होते हैं। जैसे हम कहें खांडसारी और गुड़ एट्सेट्रा। खांडसारी ये भी गन्ने से शुगर केन से ही बनते हैं, गुड़ भी होता है तो वो भी शुगर केन से बनता है। तो ये कैसी हैं? स्मॉल स्केल। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 1 करोड़, अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, दैन इट इज़ नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तब हम इसको लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने की जो इंडस्ट्री है वो हम इसको कहेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, है ना। लेबर्स आर मोर, यहाँ पर क्या होता है? जो लेबर्स हैं, वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारे देश की एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है।
अब देखिए पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसका मालिकाना हक उस इंडस्ट्री पर है। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक पब्लिक सेक्टर, इसमें 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे हम पढ़ें वो कौन सी होती हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट ही उनको ऑपरेट करती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे हम पढ़ें एग्जाम्पल भेल, BHEL, इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और SAIL इसको सेल कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, इंडियन ऑयल है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, जिन पर हमारी गवर्नमेंट ही ओन करती है इनको, और गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। तो ये पब्लिक सेक्टर होता है। सेकेंड होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। ये क्या होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी कभी कभी तो एक व्यक्ति की खुद की इंडस्ट्री होती है, उस पर एक ही व्यक्ति का होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मिलकर के आपस में, जैसे 4 मान लीजिए 4 या 5 मित्र हैं, वो उन्होंने आपस में मिलकर के कोई इंडस्ट्री शुरू करने की योजना बनाई। तो जब इस तरह की इंडस्ट्री होती है, उनका जो मालिक होता है वो एक अकेला कोई व्यक्ति होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, टाटा है, रिलायंस है, ये सब एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हैं। अब देखिए इसी में तीसरा जो टाइप है वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। सो द इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर जॉइंट सेक्टर में जो कंपनी का मालिक होता है या जो इंडस्ट्री का जो ओनर है वो कौन होता है, वो जॉइंट रूप से स्टेट यानी कि गवर्नमेंट भी होती है, और जो इंडिविजुअल या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं वो भी होते हैं। यानी कंपनी में गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और जो प्राइवेट पीपल हैं जो उसके मालिक हैं उनका भी शेयर होता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होगी उसको हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री। जैसे हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो OIL है वो क्या है, वो जॉइंटली पब्लिक सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन की जाती है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी ओन की जाती है। दोनों ही उसके मालिक हैं, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर है, और एक जिसकी वो कंपनी है उसका भी शेयर है। तो नेक्स्ट है देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये भी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आती है। तो इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, मटेरियल, रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स होते हैं, वर्कर्स, या फिर इन दोनों के द्वारा ओन की जाती है, वो ही इसके मालिक होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री। जैसे हम बात करें शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वो कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, और केरला में जो कॉयर इंडस्ट्री होती है, कॉयर का मतलब क्या होता है, ये एक जैसे जो नारियल होता है, नारियल के जो पेड़ होते हैं उनसे एक प्रकार का एक फैब्रिक टाइप का जो प्राप्त होता है ना, उसको जैसे हम नारियल के ऊपर जो नारियल हम खरीद के लाते हैं तो अंदर से वो वाइट निकलता है, लेकिन ऊपर जो जटासी उसकी होती हैं है ना, उनको हम कॉयर कहते हैं। तो उसकी जो इंडस्ट्री है केरला में वो कोऑपरेटिव सेक्टर की ही इंडस्ट्री है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनके वेट के आधार पर, उनके वज़न के आधार पर इंडस्ट्री 2 टाइप की होती हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है, देखिए हैवी इंडस्ट्री यूज़ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी मटेरियल। इन इंडस्ट्री में क्या होता है हैवी में, कि जो रॉ मटेरियल होता है वो भी काफ़ी हैवी एंड बल्की होता है, काफ़ी भारी भरकम होता है, और इनसे प्रोड्यूस होने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी हैवी होता है। जैसे हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है तो यहाँ पर आयरन का यूज़ होता है, स्पेशली निकेल का यूज़ होता है। स्टील जो है आयरन और निकेल को मिलाकर बनाई जाती है। तो ये दोनों ही
आयरन और जो निकल वगैरह हैं, जो भी ऐसे मेटल हैं वो काफ़ी कैसे हैं, हैवी मेटल हैं, हैवी चीज़ हैं, इनका वजन काफ़ी होता है। तो जब ये रॉ मटेरियल में फॉर्म में होते हैं तब भी हैवी होते हैं, और जब इनसे कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है, कोई मशीनरी बन जाती है, तो वो भी काफ़ी भारी भरकम होती है, हल्की नहीं होती। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा लाइट इंडस्ट्रीज़, यानी कि हल्की इंडस्ट्री। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लाइट इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस्ड लाइट मटेरियल्स, है ना। लाइट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो होता है वो भी काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है, और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो भी आइटम है, उसमें मैन्युफैक्चर होने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो भी लाइट ही, मतलब हल्का होता है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फैंस, वॉचेस, स्विंग मशीन्स, तो जैसे हम वॉच की बात करें, वॉच हमारी कितनी हल्की होती है, अगर उसमें जो अंदर जो उसमें आइटम लगे होते हैं, जो चीज़ें लगी होती हैं वो भी इतनी हल्की हल्की होती हैं, तो इनमें यूज़ होने वाला जो भी आइटम है वो बड़ा हल्का होता है। तो इसका रॉ मटेरियल भी हल्का होता है, और जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो बनकर हमारे हाथ में आ जाते हैं, स्विंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैंस है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पेपर में तो वैसे लकड़ी थोड़ी भारी होती है, लेकिन उतना भारी हम उसको नहीं कहेंगे जितना कि हम आयरन और स्टील को कहेंगे। तो पेपर भी हल्का होता है और उसमें यूज़ होने वाली लकड़ी भी हल्की होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चैप्टर आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी है आपके मन में, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। और इसका जो बचा हुआ जो चैप्टर है उसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हमने पढ़ी उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।